हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनलाइटमेंट प्रोग्राम से कैसे जुड़ा जा सकता है और इसके तहत संस्था आपको किस प्रकार के मॉडल आंसर प्रदान करेगी। इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप दिए गए किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या फिर उस पे एसएमएस करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए, संस्था आपको इस प्रोग्राम के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराएगी और आपसे संपर्क स्थापित किए करेगी। आइए अब देखते हैं कि लाइटमेंट प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है उसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें 60 क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में दिए जाएंगे और इस वन लाइनर आंसर को आप अपने टेस्ट सीरीज में लिखकर संस्था को सबमिट करेंगे। उसके बाद संस्था आपको मॉडल आंसर प्रदान करेगी। वह प्रक्रिया कैसे होगी, आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कि गंगा नदी की दाईं तरफ से कौन सी सहायक नदियां बहती हैं। आप इसका आंसर लिखकर संस्था में सबमिट करेंगे। उसके बाद जो मॉडल आंसर हम आपको प्रदान करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि गंगा नदी की दाईं तरफ से यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल, चंदन, दामोदर, रूपनारायण इत्यादि नदियां बहती हैं। इसके साथ ही गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो 7010 मीटर की ऊंचाई पर भागीरथी के रूप में निकलती है। इसकी पांच प्रमुख धाराएं भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली गंगा, पिंडर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो दो मुख्य धाराएं हैं वो अलकनंदा और भागीरथी है। जो यह अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन होता है वो देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह गंगा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा का जो उद्गम स्थल होता है वो बद्रीनाथ के ऊपर सतुपंथ ग्लेशियर से माना जाता है। अलकनंदा में धौली, विष्णु गंगा शामिल होते हैं जो जोशीमठ और विष्णुप्रयाग में मिलते हैं। गंगा नदी तंत्र का अपवाह क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को माना जाता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी का कहाँ पे संगम स्थल होता है। इसको ध्यान में रखकर यह भी जान लेते हैं कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। पिंडर नदी अलकनंदा नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी का संगम नंदप्रयाग में देखा जाता है। इसके साथ भागीरथी नदी का संगम, भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम हम देवप्रयाग में देखते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम विष्णुप्रयाग में देखा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि एक दिए गए तथ्य से हमें विविध जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे न केवल हमें ये पता लगा कि गंगा नदी के दाईं तरफ से कौन सी नदी बहती है, हमें ये भी पता लग गया कि किस ग्लेशियर से निकलती है। एक बार यह भी पूछा गया है कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो हमें सतोपंथ ग्लेशियर के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि गंगा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, यह भी हमें जानकारी मिल गई। मंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिलती है और विविध नदियां कहाँ मिलती हैं, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये सभी जानकारियां हमें एक ही क्वेश्चन के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई हैं। अगर हम इसे एक शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ते हैं और तैयार कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है इससे संबंधित आने वाले कोई भी प्रश्न हमारा परीक्षा हॉल में गलत नहीं होंगे। इसी संभावना को देखते हुए एरावर्ड ने इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में न करके इसे वन लाइनर फॉर्म में किया है, ताकि आप उस संदर्भ में अपनी किताबों को देखेंगे, पढ़ेंगे, आंसर को लिखेंगे और उसके बाद जब उसके आंसर को देंगे तो यह एक बहुत दिनों तक याद रहने वाली प्रक्रिया रह जाएगी। और जैसा हम जानते हैं कि किसी भी फैक्ट की प्री में निकालने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बिना फैक्ट के मेंस भी नहीं निकाला जा सकता। मेंस ही नहीं, अपितु इंटरव्यू में भी फैक्ट को पूछे जाने की परंपरा रही है और हमें ये फैक्ट देर तक याद रहे। और प्री कम मेंस की जो प्रक्रिया लगभग साल भर की होती है उस दौरान हमें ये फैक्ट रिमेंबर रहे, इसलिए हम उसे लिख कर आंसर के फॉर्म में देने का प्रश्न शुरू करेंगे। अच्छा, अब हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास एक प्रश्न आ जाता है
कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में अनुच्छेद 21 आने लगता है, और वैसे आना भी चाहिए, लेकिन केवल ये जान लेना बहुत जरूरी नहीं हो जाता कि अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। एक्चुअली समय समय पर अनुच्छेद 21 का विस्तार सर्वोच्च न्यायालय में विविध वादों के द्वारा किया जाता रहा है, जिसके समस्त क्वेश्चनों को पूछने की परंपरा भी रही है। तो आइए हम देखते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन सी जानकारी मिलती है। इससे संबंधित एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह है पुत्तु स्वामी केस है। जैसा कि मैं आपको अपना ही अनुभव बताऊं कि हमारे ही एक इंटरव्यू में पूछा गया कि पुत्तु स्वामी केस किससे रिलेटेड है। उस समय मुझे ये जानकारी प्राप्त नहीं थी, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से पुत्तु स्वामी केस अनुच्छेद 21 के तहत निहित है। आइए अब देखते हैं हम आंसर। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से रिलेटेड है, ये जानकारी हम सभी को प्राप्त है। इसके बाद जीवन के अधिकार के तहत केवल यह नहीं आता है कि हम सांस लेते हैं, हम चलते हैं, हम मेहनत करते हैं। इवन दो इस अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है वो हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। ये हमें आजीविका पाने का भी अधिकार देता है, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार की एक विस्तृत अधिकारों की श्रृंखला को निर्मित करता है। इतना ही नहीं, समय समय पर हम बहुत सारे स्ट्रिंग ऑपरेशनों को भी देखते हैं, और इन स्ट्रिंग ऑपरेशनों के तहत विविध वाद होते हैं जो हमें नए तथ्यों को अनुच्छेद 21 में शामिल करने का अवसर देते हैं। इसी के तहत राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो राइट टू प्राइवेसी आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सर्वोच्च न्यायालय के सामने उपस्थित होता रहता है। और राइट टू प्राइवेसी के इसी को देखते हुए एक केस बहुत प्रसिद्ध हुआ, पुत्तु स्वामी केस, जो 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। इसमें हमें राइट टू प्राइवेसी को मूल अधिकारों के तहत संरक्षित करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, और यह भी कहा था कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी भी स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसके राइट टू प्राइवेसी से वंचित किया जाएगा, अन्यथा किसी अन्य साधन के द्वारा नहीं किया जाएगा। यह सूचना हमें पुत्तु स्वामी केस से यह भी मिल जाता है कि जो हमारी राइट टू प्राइवेसी है वो भाग 3 में एक आंतरिक घटक है जो लोगों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में संरक्षित होती है। इसके साथ ही संस्था ने आपको कुछ और जानकारी पुत्तु स्वामी केस के बारे में दिया है, जिससे आपकी ये जानकारी अच्छी हो जाए। इतना ही नहीं, देखिए समय समय पर जो हमारे निर्णय आते रहे हैं उसमें अनुच्छेद 21 के तहत कुछ और तथ्यों को भी शामिल कर दिया गया है, जैसे सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, और प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार, प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास का अधिकार, एकांत में कारावास के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार, हथकड़ी के खिलाफ अधिकार, हिरासत में मौत के खिलाफ अधिकार, निलंबित और निष्पादन के विरुद्ध अधिकार, डॉक्टर की सहायता का अधिकार, स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, एकांतता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार और आश्रय का अधिकार। इस प्रकार हमने देखा कि अनुच्छेद 21 केवल यह नहीं बताता है कि हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है जो अनुच्छेद 21 से रिलेटेड है। आज कमीशन में या किसी भी परीक्षा में किसी भी तथ्य को कई पक्षों और कई संदर्भों में देखे जाने की परंपरा रही है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए संस्था ने किसी भी चीज से संबंधित उसे के समस्त तथ्यों को अपने नोट्स में शामिल किया है, जिससे एक बृहद प्रक्रिया के द्वारा हम न केवल प्री अपितु मेंस और इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर सके। इसकी शुरुआत हमारी प्री से होती है, इसीलिए इस प्रोग्राम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। आइए थोड़ा और देख लेते हैं। आपको एग्जाम में तैयारी का अवसर प्राप्त हो, इसलिए इनलाइटमेंट प्रोग्राम के तहत इस इनलाइटमेंट प्रोग्राम में विविध टॉपिकों को अलग कर दिया गया है। जैसे 3 मार्च को संवैधानिक विकास, प्रस्तावना और संविधान सभा का टेस्ट होगा। दूसरा 4 मार्च को भारत के क्षेत्र, नागरिक, मौलिक अधिकार, DPSP अधिकार
का टेस्ट लिया जाएगा। ये इस प्रकार से सेगमेंट इसलिए बांटे गए हैं जिससे आपको उस पर्टिकुलर टाइम में उस टॉपिक को तैयार करने का अवसर मिल जाए और आप सुविधा अनुसार अपनी सभी तैयारियों को कर सकें, जिससे जब आप टेस्ट दें तो आपको उस संबंध में अपनी तैयारी हो जाने के बाद संस्था का भी सहयोग प्राप्त हो। आशा ही नहीं विश्वास है कि इस प्रोग्राम से जुड़ने के बाद आपकी तैयारी को कुछ नहीं बहुत सहयोग मिलेगा। अच्छे भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद।